हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप एसएससी के थ्रू कोई जॉब लेना चाहते हैं देन आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत एफर्ट, सेक्रीफाइस, हर एक चीज़ को आपने अपने रूटीन का पार्ट बना रखा होगा जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना एफर्ट करने के बाद भी अगर मैं आपसे कहूं कि स्टिल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एसएससी आपको जॉब नहीं देगा, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये सच है। चाहे आप कितना भी मार्क्स अच्छा लेके आ जाओ, बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाओ, स्टिल आखिर में एक ऐसा स्टेप होता है, अगर उस स्टेप में आप फेल हो गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और वो स्टेप का नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले क्या होता था कि एसएससी अपने सारे टीयर्स का एग्जाम लेता था, उसके बाद एसएससी खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता था, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है, जिसको डोजियर बोलते हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करता था। वो डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, डोजियर को देख के आपको अपॉइंट कर लेता था। अब क्या हो गया है ना कि अब एसएससी ने अपना पल्ला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से झाड़ लिया है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ही करवाती है। ठीक है, तो अगर आपने मार्क्स बहुत अच्छा आप लेके आए हो, आपका रैंक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ स्पेसिफिक गलतियां आपने कर दी, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और टिक मार्क करते चलिए कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं है। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिलते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है, इस वक्त टेक्स्टबुक पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसके तहत सिर्फ 404 रुपये में आप 1 साल के लिए टेक्स्टबुक का पास प्रो ले सकते हैं और 287 रुपये में 1 साल के लिए टेक्स्टबुक का रेगुलर पास ले सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप पास प्रो ले, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्चुअली आप अवेल कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस पास प्रो के थ्रू होती है। पर टेक्स्ट बुक बेस्ट है, ये सिर्फ मैं नहीं, हर किसी ने ये बात को कंफर्म कर रखा है। मैक्सिमम बच्चे टेक्स्ट बुक का मॉक देते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उन सारे बच्चों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर आपको पास लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। और सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए WWE कोड जरूर यूज कीजिएगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बदलाव हुआ, पहले एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों कराता था डीबी, अब सिर्फ डीबी जो है वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट कराता है। तो ये बदलाव क्यों हुआ? पहला कि जो टाइम लगता था रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो पहले ज़्यादा लगता था, अब कम लगने लगा। ठीक है, इसके वजह से टाइम रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा रीज़न, कई बार ऐसा होता था कि एसएससी के जो ऑफिशियल्स होते थे वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे कि इस बच्चे को यहाँ से पास किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या इसका डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक डिपार्टमेंट जो है वो मानेगा कि नहीं। इस संस्था में कई बार उसको प्रोविजनल का टैग देके डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड कर देते थे, उसको एक रैंक मिल जाती थी, पोस्ट मिल जाती थी, उसके बाद वो डिपार्टमेंट जाके छंटा जाता था। तो उससे क्या होता था कि रैंक बर्बाद होती थी, वो पोस्ट बर्बाद हो जाती थी। इसीलिए एसएससी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और डिपार्टमेंट से कहा कि डायरेक्ट आप ही डीवी कीजिए और आप ही सीधे सेलेक्ट या रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये एक छोटी सी कहानी है। अब मैं आप बताता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप डीवी में नहीं जाइएगा बिल्कुल भी। सबसे पहला, फॉर्म भरते वक्त जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, एनीथिंग, जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त जो आईडी कार्ड आपने सेलेक्ट किया है वो आईडी कार्ड आपके पास होना ही चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। दूसरा, आपको पता है कि एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है या तो 10th लेवल पे होता है या 12th लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। ठीक है, तो आपके लिए चाहे वो 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो, 10th क्लास का जो एडमिट कार्ड होता है दैट इज कंपलसरी। ठीक है, बहुत लोगों के पास 10th क्लास का एडमिट कार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट भी है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। 10th क्लास का जो आपका जो सर्टिफिकेट होता है, एडमिट कार्ड होता है या मार्कशीट होता है, उसका यूज डिपार्टमेंट करता है आपके आइडेंटिफिकेशन को जज करने के लिए। आपका नाम वही है, आपका डेट ऑफ बर्थ वही है जो आपने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपके पास बाय चांस एडमिट कार्ड नहीं है तो 10th का मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। और अगर मार्कशीट भी नहीं है तो मार्कशीट आप री इशू करवा सकते हैं जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया होगा, इसका प्रोविजन है हमारे पास। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो फिर 12th लेवल पे जो आपका सर्टिफिकेट था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। कई जगह तो 12th का सर्टिफिकेट देखते तक नहीं है। ठीक है, और कई जगह बस फॉर्मेलिटी के लिए बस देख लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 12th की कोई खास वैल्यू नहीं है। 12th का अगर कोई मेजर सर्टिफिकेट आपका गुम हो गया है या नहीं मिल रहा है, आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ कि ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं या 12th लेवल एग्जाम आप दे रहे हैं,
तो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, भले ही प्रोविजनल है तो भी काम चल जाएगा। या तो फाइनल जो होता है, जो आपको मिलता है एज ए फाइनल सर्टिफिकेट के तौर पे, और जब तक आपका रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो जाता है तब तक के लिए आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उससे भी आपका काम चल जाए। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्कशीट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं, उसमें अगर बैक लग गई है तो क्या दिक्कत है। तो उससे कोई मेजर इशू नहीं है। आपका जो फाइनल जो सर्टिफिकेट बना है 3 ईयर्स के बाद, जो फाइनल स्कोर कार्ड या फाइनल रिजल्ट आपका जो है, उसमें आपका स्टेटस क्या है, क्या उसमें आपका स्टेटस पास का है कि नहीं, ठीक है, क्या जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स चाहिए होते हैं उससे आपके ऊपर है कि नहीं, उससे कंसर्न है। बीएच के एग्जाम्स में अगर आपके मार्क्स कम ज़्यादा हैं, किसी अगर में क्रॉस भी लग गया है, आपने सप्लीमेंट्री में आप बैठ के एग्जाम दे के आपने पास किया है उसको, तो कोई दिक्कत की बात इन सब चीज़ों से नहीं होती है। अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए उससे आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साबित होता है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उससे आपका जो क्लेम ऑफ रिजर्वेशन जो आपने क्लेम कर रखा होता है फॉर्म भरते वक्त, वो साबित करने की बारी आती है। बहुत लोग कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन क्लेम करते हैं, एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं, कुछ लोग एक्स सर्विसमैन होते हैं वो लोग अपना रिजर्वेशन क्लेम करते हैं, कुछ लोग डिसेबिलिटी के वजह से अपना रिजर्वेशन क्लेम करते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग भी आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही वैलिड होते हैं, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट बार बार रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2020 में एक फॉर्म भरा और उसका एग्जाम हुआ 2022 में और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 में हो रहा है, तो आपके पास 2023 के नहीं या 22 के नहीं, आपके पास 2020 के ही सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपको एश्योर करवाना होता है कि क्या 2020 में जिस साल उसका फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आया था, उस साल आप उस एग्जाम में बैठने के लिए या उन रिजर्वेशन क्लेम को क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल थे कि नहीं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं और सारा कंफ्यूजन आपका उससे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की जो एस्पायरेंट्स के मन में होता है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया हमारा जो सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो भी है, उसमें मेरे पिताजी के नाम में एक पी एक्स्ट्रा है, ठीक है। मेरी माँ का नाम वैसे तो सुधा शर्मा है लेकिन सर्टिफिकेट में सिर्फ सुधा लिखा हुआ है, तो क्या इसके वजह से हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो इसका सिंपल आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जो भी ऑफिशियल वहाँ पे, ठीक है, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे होते हैं। इस बात को प्लीज़ आप समझिए, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। वो उनका बस ये काम है कोई भी इनजेन्युइन, है ना, कोई फ्रॉड कैंडिडेट ना आ जाए, ठीक है। तो ये छोटी मोटी गलतियों को जनरली वो नज़रअंदाज करते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि इसको नज़रअंदाज करना सही बात नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी गलती भी नहीं नज़र आ रही है, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करता है वहाँ भी, ठीक है। अगर आपको एक समय दिया जाता है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, वहाँ के ऑफिशियल आपको लिख के देंगे, इस 15 दिन में आप अपना जेन्युइननेस साबित करिए, ठीक है। और फिर भी अगर एहतियात के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो इस तरह की छोटी मोटी गलती अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो आप आज ही एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें ये आप डिक्लेयर कर रहे होंगे कि एक्चुअल में मेरे माँ का नाम ये है बट सर्टिफिकेट में गलती से ये हो गया है, या फिर आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं तो उसको अपडेट करवा लीजिए, जिससे कि कोई भी डरने की बात आपके लिए नहीं होगी। और अगर आप नहीं भी करवा पाते हैं, स्टिल आपको वहाँ पे वक्त दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जो बेसिक कन्फ्यूजन होता है डीवी के रिगार्डिंग वो थोड़ा आपका दूर हुआ होगा। एंड बस एक सजेशन कि डॉक्यूमेंट्स अपना ज़रूर तंदुरुस्त रखिए, मेहनत अच्छे से करते रहिए, जॉब लेने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।